के ड्रामा व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। ये कहानी 1950 के कोरियाई समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित है, विशेष रूप से जेजू द्वीप के एक ग्रामीण इलाके में जहां महिलाएं अक्सर पढ़ाई और स्वतंत्रता से वंचित रहती थीं। ऐसून एक ऐसी लड़की है जो कवयित्री बनना चाहती है और अपने सपनों के लिए लड़ रही है, जबकि ग्वानशिक उससे बचपन से प्रेम करता है और हर हाल में उसका साथ देना चाहता है। एपिसोड 3 की शुरुआत ग्वानशिक और ऐसून स्कूल से भाग जाने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है। समाज और परिवार वालों की नज़र में ये बहुत बड़ा अपराध है, खासकर लड़की के लिए। ग्वानशिक को केवल निलंबित किया जाता है, लेकिन ऐसून को स्कूल से स्थायी रूप से निकाल दिया जाता है। ये समाज के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। लड़कों की गलतियों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को सजा मिलती है। प्रेम और संघर्ष का दौर। ग्वानशिक ऐसून से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके और उसे और कोई मजबूरी में ना ले जाए, लेकिन ऐसून इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती। डायलॉग जो दिल को छूता है, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर नहीं जीना चाहती, मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ। एक दर्दनाक प्रस्ताव। ऐसून की माँ और दादी उसकी शादी एक 30 साल के विधुर से तय करना चाहती हैं। वो व्यक्ति ऐसून से कहता है कि वो उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाएगा अगर वो उसके बच्चों की देखभाल करने को तैयार हो जाए। ये प्रस्ताव ऐसून के आत्मसम्मान और सपनों के लिए एक तमाचा है। उसे लगता है जैसे उसका अस्तित्व एक सौदेबाजी बन गया है। उसकी माँ भी उसे याद दिलाती है कि समाज में लड़की की कीमत अक्सर उसकी कुर्बानी से तय होती है। ग्वानशिक की नाराजगी और समर्थन। जब ग्वानशिक को इस प्रस्ताव के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो ऐसून की दादी और चाचा से भिड़ता है और उन्हें बताता है कि वो ऐसून की इच्छा के खिलाफ शादी नहीं होने देगा। फिर वो ऐसून के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारा सपना, तुम्हारा जीवन ये किसी सौदे का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को चुनना होगा। एपिसोड का अंत ऐसून की सोच और भविष्य को लेकर संघर्ष के साथ होता है। वो एक चौराहे पर खड़ी है और उसका सपना है, दूसरी ओर समाज की बंदिशें और मजबूरियाँ। लेकिन ग्वानशिक की स्थिरता और निस्वार्थ प्रेम उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनता है। ड्रामा When Life Gives You Tangerines। एपिसोड 4 की शुरुआत समय में कुछ वर्षों की छलांग के साथ होती है। अब ऐसून और ग्वानशिक शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी ग्यूमयोंग और एक बेटा। हालांकि ऐसून की शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं है। उसे अपनी ससुराल वालों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उससे एक बेटे की उम्मीद रखते हैं और उसे ताने देते हैं। ऐसून इन चुनौतियों का सामना मजबूती से करती है, लेकिन ये संघर्ष उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर असर डालता है। इस एपिसोड में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि ग्वानशिक को उसके बॉस द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बॉस वही व्यक्ति है जिससे ऐसून की शादी लगभग तय हो गई थी। जब ऐसून को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरे गांव के सामने उस व्यक्ति का सामना करती है और ग्वानशिक के लिए खड़ी होती है, ये दिखाते हुए कि उनका प्यार और समर्थन कितना गहरा है। एपिसोड में ऐसून और उसकी बेटी ग्यूमयोंग के बीच के संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्यूमयोंग को अपनी मां की अपेक्षाओं और समाज की सीमाओं के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। ऐसून अपनी बेटी को एक हेन्यू समुद्री गोताखोर बनने से रोकने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम उठाती है। वह भोजन की मेज को पलट देती है, ये दर्शाते हुए कि वह अपनी बेटी के लिए एक अलग और बेहतर भविष्य चाहती है। एपिसोड में कई प्रतीकात्मक तत्वों का उपयोग किया गया है, जैसे कि चीनी, किमजांग, कोरियाई अचार बनाने की परंपरा और दैनिक पैक्ड लंच, जो प्यार, सामाजिक नियमों और कठिनाइयों को दर्शाते हैं। इसके अलावा एपिसोड में नेम नामक गीत का उपयोग किया गया है, जो ऐसून और ग्वानशिक के बीच के स्थायी प्रेम को दर्शाता है। एपिसोड 4 में ऐसून और ग्वानशिक के जीवन के नए चरण की शुरुआत, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्षों और उनके अटूट प्रेम और समर्थन को दर्शाया गया है। ये एपिसोड दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सामाजिक अपेक्षाएं और पारिवारिक दबाव व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे प्रेम और समर्थन इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। एपिसोड 5 में ऐसून और ग्वानशिक की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। ग्वानशिक बेरोजगार हो जाता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो जाती है। ऐसून गर्भवती है और इस कठिन समय में उसे अपने परिवार की देखभाल करनी है। ऐसून की दादी, जो पहले ऐसून की मदद करने से कतराती थीं, अब उनकी मदद करती हैं। वो ऐसून को अपने गुप्त बचत से पैसे देती हैं ताकि वे एक नाव खरीद सकें।
जिससे ग्वानशिक को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। ये कदम उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लाता है। नाव खरीदने के बाद ग्वानशिक मछली पकड़ने में व्यस्त हो जाता है और ऐसून घर की देखभाल करती है। कुछ समय बाद ऐसून एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम यून म्योंग रखा जाता है। इस नए सदस्य के आगमन से परिवार में खुशी का माहौल बनता है। ग्वानशिक की मेहनत रंग लाती है और वो मछली पकड़ने में सफल होता है। परिवार धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। समय के साथ ग्वानशिक और ऐसून अपने पुराने घर को खरीदने में सफल होते हैं। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये उनके संघर्षों और मेहनत का परिणाम है। अब वे अपने बच्चों के साथ एक नए घर में रहते हैं जो उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। 1978 में ऐसून गांव की पहली महिला उप प्रमुख बनती है, जो एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। हालांकि उसे उसी व्यक्ति के साथ काम करना पड़ता है जिससे उसकी शादी लगभग तय हो गई थी और जो ग्वानशिक के साथ दुर्व्यवहार करता था। यह स्थिति ऐसून के लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को निभाती है। ग्वानशिक अपनी नाव पर नामकरण करने के लिए ऐसून को आमंत्रित करता है। हालांकि कोरियाई परंपरा में महिलाओं को नाव पर चढ़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ऐसून अपनी बेटी गियूम म्योंग को नाव पर चढ़ने देती है। यह कदम पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और परिवार में समानता की भावना को बढ़ावा देता है। ये एपिसोड दर्शाता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद परिवार एकजुट होकर आगे बढ़ता है और अपने सपनों की ओर बढ़ता है। ये कोरियाई समाज की पारंपरिक सोच और बदलते समय के बीच के संघर्ष को भी उजागर करता है।